हाय, आपने कई सारे वीडियोस में सेलिब्रिटीज को उनके द्वारा पहने हुए कॉस्टली ड्रेस, शूज या वॉचेस में देखा होगा जिनके प्राइसेस 10 लाख, 20 लाख या उससे भी ज्यादा रहे होंगे। लेकिन उनके केस में ये सब जस्टिफाइड दिखता है क्योंकि उनका बिजनेस ही है स्टाइल को फ्लॉन्ट करना। लेकिन मैं कुछ ऐसा डाटा दिखाता हूं जो कि उन लोगों से जुड़ा है जो कि सेलिब्रिटीज नहीं हैं। यहां आप देख सकते हैं कि डीएलएफ ने जनवरी के मंथ में गुरुग्राम में 1113 लग्जरी अपार्टमेंट सेल किए जिनका प्राइस 7 करोड़ से भी ज्यादा था। एंड ये सब उन्होंने किया विद इन 3 डेज ऑफ प्री लॉन्च। सिमिलरली सिग्नेचर ग्लोबल्स ने भी गुरुग्राम में 1008 लग्जरी फ्लैट सेल किए एंड यहां से उन्होंने 3600 करोड़ जनरेट किए विद इन फ्यू डेज ऑफ प्री लॉन्च। As per the data published by real estate consultancy JLL India, 2022 में सिर्फ 29 घर ही ऐसे बिके जिनका प्राइस 50 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन 2023 में ये नंबर 50% से ज्यादा बढ़ गए। वही अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर में भी देखें तो यहाँ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इंडिया में एसयूवीज का अडॉप्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लग्जरी एसयूवीज का डाटा ही देख लेते हैं। ये जो डाटा आपके सामने है ये फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ का डाटा है जो कि लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में हुई है। लग्जरी कार सेगमेंट की बात करें तो 20 से 25% की ग्रोथ ही काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो 20, 25 या 30% की ग्रोथ तो बहुत कॉमन है। इनफैक्ट कई सारे मॉडल्स में आपको ग्रोथ 300%, 146%, 151%, 126%, 729%, 236% एंड इवन की 2000% तक की ग्रोथ भी देखने को मिली है। लग्जरी एसयूवीज में इस तरह की ग्रोथ इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड साफ साफ प्ले होता हुआ दिख रहा है। इंडिया में प्रीमियमाइजेशन के फ्यूचर को देखते हुए अब बड़े बिजनेस टाइकून्स ने भी इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने मुंबई में अल्ट्रा लग्जरी शॉपिंग मॉल को लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो वर्ल्ड प्लाजा। इस मॉल में 70 के अराउंड ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स हैं जिसमें लुइस विटॉन, गुच्ची, बर्बरी, रोलेक्स, जिम्मी चू एंड कुछ और बड़ी ब्रांड्स भी आती हैं। तो आखिरकार प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड के पीछे के कारण क्या हैं? ये मार्केट इंडिया में फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है एंड उसके कारण क्या रहेंगे? कौन सी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिन्हें हम अपने फोकस में रख सकते हैं प्रीमियमाइजेशन का फायदा उठाने के लिए? तो जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए हमारे वीडियो को काइंडली एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसीडर करें एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो प्रीमियमाइजेशन के स्टार्ट की बात करें तो ये पोस्ट कोविड देखने को मिला। एक्चुअल में क्या हुआ कि कोविड के बाद जो रिकवरी हुई उसे काफी सारे एनालिस्ट ने के शेप रिकवरी का नाम दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि ये के शेप रिकवरी क्या है। नो वरीज, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स, ये जो के की आर्म अपर डायरेक्शन में जा रही है ये इंडिकेट करती है रिकवरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की। एचएनआई कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ऊपर हो एंड अल्ट्रा एचएनआई में वो लोग आते हैं जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ से ऊपर हो। तो एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई कोविड के बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो किए। तो पुअर एंड जो मिडिल क्लास कैटेगरी है तो इनकी रिकवरी जो हुई उसको इंडिकेट करती है के की वो आर्म जो कि लोअर डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो मींस इनकी कंडीशन पहले से और भी खराब हो गई। तो इसे इंडिया में प्रीमियम मार्केट क्यों ग्रो कर सकती है उसके सबसे पहला कारण यही है कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैंने कुछ एनालिस्ट को यह बोलते हुए सुना है कि आने वाले समय में एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज के लिए डिबेट ये नहीं रहेगी कि वेल्थ कैसे जनरेट करें, बल्कि डिबेट ये रहेगी कि स्पेंड कैसे करें एंड कहां करें। उसका नेक्स्ट रीजन है इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज इन फ्यूचर। एंड यहां हम देख सकते हैं कि एक एस्टिमेट है कि बाय 2027 जो इंडिया में सुपर रिचेस हैं ये 58% तक बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है कि इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। यहां इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। इससे भी बड़ा कारण यह है कि इंडिया इकलौती वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जिसके पास लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है एंड यंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी कंज्यूमर होती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। जब यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे पास ऑफ कोर्स एफ्लुएंट इंडियंस भी ज्यादा होंगे। मींस ऐसे इंडियंस जो ट्रेंडी, क्लासी एंड स्टाइल को फ्लॉन्ट करने वाले हों। उसका जो नेक्स्ट रीजन है वो है पर कैपिटा इनकम जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक $3000 हो सकती है एंड फाइनेंशियल ईयर 30 के एंड तक $4000 हो सकती है।
जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि मिड प्रीमियम सेगमेंट भी अच्छे से ग्रो करेगा। जब प्रीमियमाइजेशन में ग्रोथ के रीजंस अवेलेबल हैं तो आखिरकार ग्रोथ हो कितनी सकती है। तो ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली इंडिया में 60 बिलियन यूएस डॉलर्स की है एंड एस्टिमेट्स है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 30 ये इंडस्ट्री 200 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है, जो कि 20% के CAGR की ग्रोथ बनती है। ये अमेजिंग ग्रोथ है, किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह की ग्रोथ एक्सीलेंट ग्रोथ मानी जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्री की जो टॉप परफॉर्मर कंपनीज होती हैं वो इजिली 40% या 50% के CAGR से भी ग्रो कर सकती हैं। आई होप कि हम ओवरऑल लग्जरी मार्केट का एक ओवरव्यू ले पाए हैं। अब हम बढ़ जाते हैं उन कंपनीज की तरफ जो इसकी बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस आपको वीडियो में ऐसे भी मिलेंगे जिन पर मेरी पर्सनल कन्विक्शन हाई है, इसलिए उन कंपनीज के ऊपर जो भी कमेंट्री दी जाएगी उन्हें ध्यान से सुने। तो स्टार्ट करेंगे एक आर्टिकल से। यहाँ पर जो डिलॉयट की ग्लोबल लग्जरी गुड्स की 100 कंपनीज की लिस्ट है उसमें मालावर गोल्ड एंड सेंको को भी शामिल कर लिया गया है। एंड डिलॉयट की जो ग्लोबल लग्जरी गुड्स की लिस्ट है इसमें ऑलरेडी टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स एंड जॉय लुकास ने एंट्री ले रखी है। तो डिलॉयट क्या करता है कि ग्लोबल लग्जरी गुड्स की सेल्स को ट्रैक करता है एंड उसी के बेसिस पर कंपनीज को ऐड करता है। क्योंकि इंडिया की ज्वेलरी मार्केट ने लास्ट के कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए डिलॉयट की ग्लोबल लग्जरी गुड्स की लिस्ट में इंडिया से गोल्ड मार्केट की कंपनीज को ही ऐड किया गया है। तो फर्स्ट इंडस्ट्री हमारे पास यहाँ से निकलकर आ जाती है, दैट इज गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री। एंड इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यही है कि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। सेकंड रीजन यही है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड वैल्यूएशन को देखकर जिस फर्स्ट कंपनी को हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखा है वो है सेंको गोल्ड लिमिटेड। इस कंपनी को हमने क्लोज टू 10 टाइम्स कवर भी कर दिया है एंड उसके बाद ये कंपनी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी ले चुकी है एंड प्रेजेंटली हमारी कवरेज के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 35% के अराउंड अपसाइड भी दिखा चुकी है। बट वाई सेंको गोल्ड लिमिटेड? तो सबसे पहला कारण यही है कि कंपनी की ब्रांड की एक्सेप्टेंस अक्रॉस द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर तनिष्क, मालावर एंड कल्याण ज्वेलर्स की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। दूसरा रीजन यह है कि कंपनी बाकी की ज्योग्राफीज में भी एक्सपेंशन कर रही है एंड एक वास्ट ज्योग्राफी पेंडिंग है कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए। उसके बाद ये कंपनी बंगाल की कारीगरी एंड क्राफ्टमैनशिप को लेवरेज कर रही है। यहाँ पर इनके पास 170 बंगाल बेस्ड कारीगर्स हैं। उसके बाद ये कंपनी टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। यहाँ पर इन्होंने खुद का मेटावर्स क्रिएट कर रखा है जिससे लोग घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं एंड ऐसे इनिशिएटिव्स जो न्यू जनरेशन है इन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। मेटावर्स के लॉन्च होने के बाद 76,000 कस्टमर्स विजिट भी कर चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो इस कंपनी में हुई है वो ये कि इस कंपनी ने एक खुद का प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया है सैनेस के नाम से एंड प्रोडक्ट्स प्रीमियम है इसलिए इनके प्राइसेस भी हायर साइड्स पर हैं। जहां पर लेदर बैग्स की कॉस्ट 9,000 से 30,000 के बीच में है एंड जो स्मॉल लेदर गुड्स हैं इनकी कॉस्ट 1,000 से 7,500 के बीच में है। तो प्रेजेंटली इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही किया जा रहा है। अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है कंपनी के लिए। लेकिन प्रेजेंट स्टेज में हमें सैनेस के लग्जरी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करके ही इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। कंपनी की वैल्यूएशन को देखें तो कल्याण ज्वेलर के कंपैरिजन में एंड टाइटन कंपनी के कंपैरिजन में ये अंडरवैल्यूड है, तो इसलिए इस कंपनी में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगाकर कंसीडर कर सकते हैं। तो सेकंड कंपनी इस इंडस्ट्री से जो हमने शॉर्टलिस्ट कर रखी है वो एक बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जो इंडिया एंड ग्लोबल लेवल्स के कुछ लीडिंग ज्वेलरी प्लेयर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो आज से 8 to 10 मंथ्स पहले ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ 5 to 7 हुआ करते थे, लेकिन आज ये 30 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद इस कंपनी ने कुछ खुद के भी सब ब्रांड्स लॉन्च कर रखे हैं। कंपनी का नाम स्काई गोल्ड लिमिटेड है जिसे हमने इस वाले कंसोलिडेशन में 8 to 10 टाइम्स कवर किया है एंड वहां से हमें अप्रॉक्सीमेटली 75% तक के रिटर्न्स देखने को मिल भी चुके हैं। तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो B2B सेगमेंट की कंपनीज होती है उनके लिए ये प्राइस टू अर्निंग हायर ही माना जाता है एंड उसका एक कारण भी है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो पहले था 5,000 करोड़ का, लेकिन अब कंपनी ने उसे बढ़ाकर 6,300 करोड़ कर दिया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में 3.6 टाइम्स की ग्रोथ है। तो इट मींस नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी की रेवेन्यू 3.6 टाइम्स तक बढ़ सकती है एंड इस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 950 kg पर मंथ कर दिया है जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 270 kg पर मंथ हुआ करती थी। तो ये कंपनी अगर आपको 40 के नीचे के प्राइस टू अर्निंग पर मिलती है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी पर भी हमारी कन्विक्शन हाई है। तो नेक्स्ट जो प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रही है वो मिल रही है होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में।
ये दोनों ही इंडस्ट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम दोनों को मिलाकर ही स्टडी करेंगे। इस इंडस्ट्री में होने वाले प्रीमियमाइजेशन का हिंट ऐसे मिलता है कि एयरपोर्ट्स पर भीड़ अब बस स्टैंड की तरह दिखना स्टार्ट हो गई है। वैसे ये मेरे वर्ड्स नहीं, विजय केडिया जी के वर्ड्स हैं। होटल्स में क्या हो रहा है कि 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स पहले ही फुली बुक हो जा रहे हैं। अगर कहीं रूम्स अवेलेबल भी रह रहे हैं तो उनमें नॉन लग्जरी रूम्स रह रहे हैं। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने के कारण बिजनेस ट्रेवल ने भी पेस पकड़ा है एंड एयरलाइंस जैसे कि एयरबस एंड बोइंग के पास ऑर्डर्स की वेटिंग लिस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो जो कंपनीज लग्जरी होटल स्पेस में ऑपरेट करती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो लग्जरी स्पेस में भी ऑपरेट करती है, हमारी कन्विक्शन भी हाई है एंड अभी वैल्यू बाइंग पर भी अवेलेबल है एंड वो है सैमी होटल्स लिमिटेड। ये कंपनी लॉस मेकिंग थी एंड हमारी स्टडी में ये पता चल भी गया था कि ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 वाले क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो सकती है एंड सेम ऐसा हुआ भी। आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं। कंपनी लॉस मेकिंग इसलिए थी क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा था एंड वो था 2787 करोड़। उसके बाद जो आईपीओ लाया गया उसका रीजन भी यही था कि डेट को कम किया जा सके एंड डेट तो अभी भी है लेकिन थोड़ा कम हुआ है एंड अभी है 2077 करोड़। ये जो डेट कम हुआ है इसी के चलते तो कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो पाई है। यहाँ पर हमें प्राइस टू अर्निंग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी लास्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबल हुई है, तो इसलिए हम कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, सेल्स के नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सैमी होटल्स के केस में देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 957 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। सिमिलरली अगर हम लेमन ट्री होटल के केस में देखें तो इस कंपनी ने 1071 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। मीन्स रेवेन्यू दोनों ही कंपनीज ने एक जैसी ही जनरेट की है, लेकिन अगर हम दोनों कंपनीज की मार्केट कैप देखें तो सैमी होटल्स की है क्लोज टू 4000 करोड़ एंड वही अगर लेमन ट्री होटल्स की देखें तो ये है क्लोज टू 12000 करोड़। तो लेमन ट्री की जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स ज्यादा है। तो इन माय ओपिनियन सैमी होटल्स में एक वैल्यू अनलॉकिंग होना अभी पेंडिंग है। लेकिन एक पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए वो ये कि इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल भी हुई है, उसके बाद भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में कोई अपसाइड देखने को नहीं मिला है एंड उसका एक कारण ये है कि जो Q1 है इस क्वार्टर में लग्जरी होटल चेन वाली कंपनीज के रिजल्ट्स थोड़े वीक रह सकते हैं ड्यू टू जनरल इलेक्शंस। बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्शन का पीरियड होता है इसमें बिजनेस ट्रेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए इस कंपनी को जरूर आप अपनी वॉच पर रखें। तो नेक्स्ट कंपनी जो टूरिज्म इंडस्ट्री से आप कंसीडर कर सकते हैं एंड जिस पर हमारी कन्विक्शन भी हाई है वो है इंटरग्लोब एविएशन। बट वाई इंटरग्लोब एविएशन? पहला कारण तो ये कि ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कई सालों से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इंडस्ट्री में बनी हुई है। हाँ, कोविड के टाइम में हमें नेट लॉसेस जरूर देखने को मिले थे लेकिन वो एक्सेप्शनल पीरियड था। इसके साथ कितनी एयरलाइंस कंपनीज फेल हो गई वो हम सब जानते भी हैं। उसके बाद बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कंपनी ने 500 A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है एयरबस को। ये ऑर्डर सिर्फ इंडिगो के इतिहास में ही बड़ा नहीं है बल्कि ये लार्जेस्ट एवर सिंगल एयरक्राफ्ट परचेज है बाई एयरलाइन विद एयरबस। अभी एयरक्राफ्ट की जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है वो 1000 एयरक्राफ्ट की है जिन्हें बाय 2035 तक डिलीवर किया जाना है। तो ये ऑर्डर बुक हमें अगले 1 डिकेड तक की रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। एक्सीलेंट फाइनेंशियल्स होने के साथ साथ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 20.4 है। अगर हम हिस्टोरिकल पीई को देखें हम देख सकते हैं कि कोविड से पहले कंपनी को 60 तक का पीई भी मिला हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो कंसोलिडेशन मई के मंथ में स्टार्ट हुआ है, अगर ये 4 to 5 मंथ्स और चलता है तो यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी कंसीडर कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री जो प्रीमियमाइजेशन की थीम की बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है वो है फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री। तो जिस फर्स्ट कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं उसके पास 60+ प्रीमियम वॉचेस ब्रांड्स की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं एंड इंडिया की लग्जरी वॉचेस मार्केट में 15% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो कंपनी का नाम है इथोस लिमिटेड। बट वाई इथोस लिमिटेड? इनकी ज्यादातर वॉचेस स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रांड्स की हैं। अभी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है उसमें ये कि इंडिया एंड स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। अभी तक ये होता है कि जो स्विस बेस्ड वॉचेस हैं इन पर कस्टम ड्यूटी 20% होती है एंड उसके बाद 2% का सेस रहता है एंड अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विस वॉचेस पर अगले 7 सालों में जो कस्टम ड्यूटी है वो 0 हो जाएगी। तो इसका जो स्टार्ट है ये फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड हाफ में होने वाला है। यहाँ पर 3% ऑफ कस्टम ड्यूटी इसी फाइनेंशियल ईयर में कम हो जाएगी एंड इससे होगा ये कि जो इथोस लिमिटेड है इसके ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे एंड काफ़ी सारी बाकी लग्जरी ब्रांड्स के लिए भी डोर ओपन हो जाएंगे इंडिया में एंटर करने के लिए। कंपनी अपने स्टोर्स का भी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24 के स्टार्ट में कंपनी के पास 54 स्टोर्स थे एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड होते होते कंपनी के पास 63 स्टोर्स हो चुके हैं एंड कुछ और भी बड़ी ब्रांड
ब्रांड्स हैं जो कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो इस तरह की कंपनीज जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली कम रहते हैं। लेकिन इथोस लिमिटेड के केस में देखें तो प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर भी हो रहे हैं एंड अभी 15% तक पहुंच गए हैं, जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन्स माने जाते हैं। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर है, अगर प्राइस टू अर्निंग थोड़ा नीचे आता है वो एक बेटर एंट्री हो सकता है। तो इसलिए इस कंपनी को आप अपनी वॉच पर जरूर रखें। नेक्स्ट कंपनी जो प्रीमियमाइजेशन की थीम की बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है एंड इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए काफी सारे स्टेप्स भी ले रही है, वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो आदित्य बिरला ने ऑलरेडी 51% ऑफ स्टेक एक्वायर कर रखा है सब्यसाची में। तो सब्यसाची इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ब्रांड है जो कि फैशन एंड लाइफस्टाइल की हर कैटेगरी में ऑपरेट करती है। ये जो भी कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं उनके प्राइसेस लैक्स में रहते हैं। उसके बाद आदित्य बिरला ने काफी सारे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड को भी ऑनबोर्ड कर रखा है। ये कंपनी प्रेजेंटली लॉस मेकिंग है एंड ये प्रॉफिटेबल क्यों हो सकती है, इसके ऊपर हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है इस वाले वीडियो में। तो यहाँ हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने 13,996 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। वही अगर इसे हम ट्रेंड की रेवेन्यू से कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेंड ने आदित्य बिरला से कम रेवेन्यू जनरेट की है, लेकिन ट्रेंड की मार्केट कैप जो है ये क्लोज टू 2 लाख करोड़ है एंड आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड की जो मार्केट कैप है ये 33,000 करोड़ की है। तो दोनों कंपनीज की एक जैसी रेवेन्यू होने के बावजूद भी मार्केट में 6.5 टाइम्स का डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम जब हमने इस कंपनी को कवर किया था वो इन लेवल्स पर किया था, वहां से हम कुछ अपसाइड देखने को भी मिले हैं, लेकिन अभी भी यहां पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री जो प्रीमियमाइजेशन की बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है वो है हमारी अल्कोहल इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री से हम लीडर कंपनीज पर बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्राइस टू अर्निंग काफी हायर है एंड इनके बिजनेस को आप में से ज्यादातर लोग जानते भी हैं। तो जिस फर्स्ट कंपनी को आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं वो है पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने एक प्रीमियम सिंगल मॉल्ट बिस्की का ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है इंद्री एंड कंपनी की जो इंद्री ब्रांड है ये विनर रही है इन वर्ल्ड बिस्किस अवार्ड 2024 एंड इसके साथ कंपनी 20 से ज्यादा और भी अवार्ड जीत चुकी है, जो कि आप इसकी वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। कंपनी के इस ब्रांड की ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है एंड इस तरह का ब्रांड जब बन जाता है तो ये कंपनी के लिए गेम चेंजर भी साबित होता है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है एक्सेप्ट कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो कि काफी हायर जा चुका है। तो इस तरह की कंपनीज में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं या कभी कंसोलिडेशन में मिले तब कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो प्रीमियमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रही है वो एक माइक्रो कैप है एंड वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है एंड नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 में कंपनी ने प्रीमियम क्राफ्टेड जिन लॉन्च की है निकोबार के नाम से एंड उसके बाद फुल फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कंपनी ने प्लान कर रखा है कि हर क्वार्टर में कोई ना कोई प्रीमियम ब्रांड लॉन्च करना है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग भी रीजनेबल है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखें ये भी एक्सीलेंट है क्योंकि रिजर्व्स 405 करोड़ के हैं एंड बोरोइंग सिर्फ 108 करोड़ की है। कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है एंड ये एक छोटी सी कंपनी के लिए काफी बड़ी बात होती है। एंड उसके बाद प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जिससे प्रमोटर्स की कन्विक्शन दिखती है फ्यूचर आउटलुक के ऊपर। हमारी कवरेज के बाद स्टॉक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 30% अपसाइड भी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन हायर नहीं है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, लेकिन हमारे पास स्टॉक मार्केट में ऐसा एक भी लिस्टेड प्लेयर नहीं है जो लग्जरी कार की मैन्युफैक्चरिंग करता हो, लेकिन एक कंपनी है जो लग्जरी कार की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं लेकिन सेल्स एंड आफ्टर मार्केट सर्विसेज के लिए काम कर रही है एंड कंपनी का नाम है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। तो ये कंपनी मर्सिडीज, होंडा, जीप एंड फोक्सवैगन जैसी रिनोन्ड ब्रांड की प्रेफर्ड पार्टनर है। तो इंडिया में मर्सिडीज की जितनी भी सेल होती है उसमें 17.1% इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहता है, होंडा में 4.6%, जीप में 17.5% एंड फोक्सवैगन में 10.8%। कंपनी ने हाल में ही BYD के साथ कोलैबोरेट किया है, यहाँ पर इन्होंने 6 आउटलेट्स ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं एंड एक और आउटलेट अभी ओपन करने वाले हैं। उसके साथ MG के साथ नया कोलैबोरेट किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ नया कोलैबोरेट किया है, किया के साथ नया कोलैबोरेट किया है एंड अशोक लीलैंड के साथ भी नया कोलैबोरेट किया है। क्योंकि कंपनी दूसरी ब्रांड्स की कार्स की सेल्स करती है एंड कंपनी उन ब्रांड्स को रॉयल्टी भी देती है एंड यही कारण है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम रहते हैं। ऑफ कोर्स पहले से तो थोड़े बेटर हुए हैं, लेकिन कंपनी का जो आफ्टर सेल्स बिजनेस है ये काफी एक्सीलेंट है क्योंकि ये हाई ग्रोथ है, मार्जिन्स हाई है, EBITDA इसमें हाई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें हाई है एंड ये नॉन सिक्लिकल बिजनेस है। इस सेगमेंट में फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 14 से 24 के बीच में 19.2% की CAGR ग्रोथ हुई है। ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पर 40.7% के हैं, EBITDA यहाँ पर 18.2% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 30.6% है। एंड कंपनी की टोटल रेवेन्यू में ये सेगमेंट 19.2% का कंट्रीब्यूशन रखता है। कंपनी ने जिन नए ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया है, ये काफी फ्रीक्वेंटली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जो कंपनी की रेवेन्यू के लिए नए ग्रोथ ट्रिगर्स बन सकते हैं। इस कंपनी पर हमारी कन्विक्शन हाई है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, इसलिए आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में लग्जरी हाउसिंग का जो मार्केट साइज था ये 36.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का था एंड ये बढ़कर 226.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो सकता है बाय फाइनेंशियल ईयर 23 एंड ये स्टनिंग 19.9% की CAGR ग्रोथ है। तो लग्जरी सेगमेंट में जो प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं उसमें DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज एस्टेट्स हैं एंड फिनिक्स मिल्स हैं एंड प्रेजेंटली सारी के सारे बिजनेसेस काफी बड़ा रनअप दिखा चुके हैं एंड इसी के चलते इनकी वैल्यूएशन भी काफी हाई हो चुकी है। अभी इन कंपनीज को हम अपनी वॉच पर रख सकते हैं एंड किसी भी कंपनी में वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।